दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये कर सकते हैं। तो किस एज के बच्चे को ये रिकमेंडेड, जब वो समझ पाए? आप पूरे दिन में उसको 6 चम्मच शुगर दे सकते हो। और कॉस्मेटिकली एक अलग एंगल आएगा, बिल्कुल वो कि एस्थेटिक्स कम लेटर, पहले तो फंक्शन आएगा, बिल्कुल। आप खा ही नहीं पाएंगे दांतों से। Thumb sucking is cute only till 2 or 3. After that, it's changing the jaw. Welcome to Dr. Dad Talk Show. Today, we are joined by a very special guest, Dr. Prerna Pahuja, a renowned orthodontist and dental expert who has been guiding families on the importance of healthy smiles and early intervention, especially in children's dental care. With a vast experience and passion for preventive dentistry, Dr. Pahuja helps parents understand how small habits can shape a child's oral health and even the overall confidence. In today's episode, she will be answering some of the most common and important questions that parents have about their child's teeth, gums, and orthodontic needs. So let's get started. Welcome, ma'am. And it's been like really, we were really waiting कि हम कुछ बहुत पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करें, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी की थंब सकिंग, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों में, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इन द लॉन्ग टर्म। सो मैं और हमारी सारी टीम ने, हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कंपाइल करे using, of course, a lot of Google questions that parents ask and a lot of questions which are asked from us about these things. So here is this list of those questions. I don't want to go in this order, but let's have this conversation जहाँ पे भी वो ले जाए हमें. Ma'am, parents often see thumb sucking or pacifier. It is like a very cute, हम बोलते हैं ना वो pacifier लगाए हुए, और अब तो pacifier भी इतने cute आते हैं. So they normally consider it as a very cute element. But actually में when does it become an actual dental problem या jaw problem? Okay. So, if you go by the books by American Association of Pediatrics, under 2 years of age, Okay. thumb sucking is absolutely normal. अगर 2 साल का बच्चा, 1 या 2 साल का बच्चा थंब सक कर रहा है, that is absolutely normal. Okay. उसके बाद it becomes a problem. Okay. Problem as in the future consequences of thumb sucking, Mm-hmm. they are bound to happen. अच्छा, Yes. तो एक्चुअली में फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या थंब सकिंग के? अगर बच्चा थंब सक कर रहा है ज़्यादा टाइम तक, 3-4 साल तक थंब सक कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो अपर जॉ है बाहर की तरफ आ जाएगा, लोअर जॉ अंदर को चला। रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके। अपर जो अपर टीथ हैं वो हम्म। बाहर की तरफ पोकलाइन हो जाएंगे, ओके। स्पेसिंग हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि बच्चा मुंह से सांस लेने लगेगा, अच्छा, टंग की पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी एंड लॉट मोर। ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों में ना डिटेल में जाएंगे जब हम Absolutely. आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑल्सो विद द पैसिफायर्स, क्या पैसिफायर्स का भी यही सेम ही एज है या पैसिफायर्स थोड़ा? सेम। सो वी पैसिफायर्स तो आई वुड से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें तो आप एक स्वीटनिंग एलिमेंट और दे रहे हो बच्चे को। लेकिन अब आजकल पैसिफायर्स आते हैं जो नॉन स्वीटेंड रहते हैं, बस नॉर्मली जेल भरा रहता है, बच्चा कुछ लेता नहीं है। तो बट अकॉर्डिंग लाइक एज अ डेंटिस्ट यू डोंट रिकमेंड I don't पैसिफायर्स? recommend. Yeah, I don't Okay. recommend. Absolutely not. Even as a pediatrician I don't really recommend it, but कभी कभार मतलब I just feel कि as long as the kid is not being dependent on it Yeah, and वो एज वाला, मुझे नहीं पता था अमेरिकन एकेडमी ऑफ pediatrics. पीडियाट्रिक्स का एग्जैक्ट एज, मतलब मुझे पता नहीं, जब मैंने पढ़ा था मेरे को याद था कि 3-4 साल तक हम लोग वेट कर, We say 2 years. यूज से 2 years. कैन यू गिव सम लाइक हैंडी टिप्स कि अगर बच्चा कर ही रहा है थंब सक या पैसिफायर से थोड़ा सा मतलब, तो हाउ डू यू लाइक काइंड ऑफ वीन फ्रॉम थंब सकिंग? Okay. See, if we talk about thumb sucking ना, उसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल, हैबिचुअल। ओके। अगर साइकोलॉजिकली बच्चा थम्स अप कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द मेन कॉज कि बच्चा थम्स अप क्यों कर रहा है। उसका कोपिंग मैकेनिज्म किस चीज से कोप कर रहा है वो? एग्जैक्टली वो अगर कुछ उसको कंफर्टेबल नहीं है घर में, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है,
या उसको कुछ कॉम्प्लेक्स है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस चक्कर से वो अपना उसके अंदर एक वो है फेयर है किसी चीज़ का, तो वो थम्स अप करके अपने आप को कंफर्ट कर रहा है, करेक्ट, दैट बिकम्स साइकोलॉजिकल। राइट, एक है कि उसकी हैबिट है, यू नो, राइट, तो वी नीड टू रूल आउट द मेन कॉज, प्राइमरी कॉज। राइट, राइट, हैबिचुअल है तो आप उसको कट ऑफ कर सकते हो, उसको हम लेटर एजेस में अप्लायंसेस दे सकते हैं बिल्कुल, कि उसका थंब ही अंदर ना जाए। थंब को कभी कभार घर में हम बोलते हैं कि आप उसको एक बिटर क्लॉथ से बाउंड कर दो या कुछ बिटर लगा दो कि वो मुंह में डाले तो उसको अच्छा ही ना लगे, वो डाले ही ना। बट फर्स्ट वी हैव टू रूल आउट द कॉज। राइट, एक्चुअली इससे एक स्टोरी याद आई है। हम लोग रूरल पोस्टिंग में थे और एक दादी अम्मा आती थी हमेशा अपने पोते को लेके, एंड दे विल बी लाइक, शी विल बी लाइक कि ये तो बहुत वो कहता है, वो 5-6 इयर्स ओल्ड किड थम्स अप करता था, तो हम लोगों ने नीम के रस को उसकी उंगलियों में लगा देते थे, Yeah. एंड ही वुड डू दैट। और फिर वो नहीं करता था बिकॉज वो खट्टा होता था। धीरे धीरे उसको उस नीम के रस की आदत पड़ गई, एंड ही ऑलवेज वांटेड कि वो दे दो मेरे को। थम सकिंग तो नहीं गई, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली ग्रू आउट ऑफ इट। Yeah. बट यस, आई थिंक इट्स अ हिट एंड ट्रायल थिंग जो भी आपके लिए वर्क करता है ना। Of course, you need to बिल्कुल, understand the child. एब्सोल्युटली। सो बेसिकली थम सकिंग में एक्चुअली लुक एडोरेबल, बट आपको एक स्टेज के बाद उस चीज को कर्टेल करना ही पड़ेगा। Absolutely. राइट, एब्सोल्युटली मैम। मैम, बेसिकली आप बात कर रहे थे कि जब थम सक बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जिसको हम ओपन बाइट बोलते हैं, Absolutely. या फिर कभी कभार जैसे आपने बताया कि जॉ आगे को आ जाता है ऊपर। कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली नो पेरेंट वांट कि ये प्रॉब्लम्स आए आगे जाके। कोई नहीं चाहता कि बच्चे का जॉ थोड़ा सा अंडर डेवलप रह जाए, एंड दीज आर द थिंग्स शायद इस वजह से हम बता पाएंगे पेरेंट्स को दैट दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो कैन यू टेल मी कॉन्सिक्वेंसेस एग्जैक्टली होते क्या हैं थोड़े डेप्थ में? Okay. So, I'll discuss 3 habits that are interrelated: thumb sucking, tongue thrusting, and mouth breathing. अगर बच्चा थंब को सक कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे की टंग की पोजीशन चेंज हो रही है। ओके। क्यों? बिकॉज़ बच्चा थंब को अंदर लेके जा रहा है, थंब को एक ऐसी पोजीशन पे रख रहा है जहाँ पर टंग को होना चाहिए था। उसकी वजह से टंग की पोजीशनिंग चेंज हो गई, बिल्कुल। टीथ बाहर आ गए, यस। जॉस की पोजीशनिंग चेंज हो गई, ऊपर वाला जॉ आगे ग्रो कर गया, नीचे वाला जॉ ग्रो नहीं कर पाया। You'll see these childs no have a peculiar feature of उसके आगे 2 ऐसे बक टीथ लगते हैं बच्चे के। ओके। यस। 2 बड़े-बड़े दाँत दिखते वो हैं। बनी टीथ टाइप। बनी टीथ टाइप, या ऐसे बच्चे के अपीयरेंस हो जाता है। और बच्चा मुँह से भी ऑफ कोर्स वो कॉम्पिटेंस नहीं आता है लिप्स का, तो बच्चा मुँह से सांस लेने लगता है। अनदर हैबिट इंटर रिलेटेड, बच्चा माउथ ब्रीथ करने लगता है। दैट कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एब्सोल्युटली। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, और अगर आप एक चीज को रूल आउट नहीं करोगे तो धीरे धीरे फिर देन स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, एवरीथिंग हैपेंस ये जो वन बाय वन। बिल्कुल, ये जो आप ओपन माउथ बता रहे हो, जो माउथ ब्रीदिंग बता रहे हो, एक्चुअली आई वुड नॉट से रियली अ कॉमन प्रॉब्लम, बट बहुत ही अनवॉच्ड प्रॉब्लम है। मतलब बच्चे माउथ ब्रीदर्स बन गए हैं, बट पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि है ना कि ये गलत हो रहा है। और माउथ ब्रीदर्स बेसिकली बहुत नाइव लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो मामूली चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा सिर्फ मुंह से सांस ही तो ले रहा है, और बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। बट जो हैबिचुअली करता है तो कुछ होता है ना कि एडिनॉइड फेसेस बन जाते हैं। तो एडिनॉइड फेसेस एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं जो आप बता रहे हो? Mouth breathing is usually we relate with long face syndrome और adenoid faces. अच्छा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे ना कि बच्चे का एक लॉन्ग फेस जैसा, his lips upper lip would be short, little the lower lip would be everted, ओके, ओके, लिप्स कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ऊपर वाले टीथ थोड़े से प्रोक्लाइंड होंगे, वो तो अब उसके बाद आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करा लेते हो, ठीक हो जाता है। ओपन बाइट जो हम जिसकी पहले बात कर रहे थे, ओपन बाइट एग्जैक्टली क्या है कि ओपन बाइट बीच इज में? या यूजुअली क्या होता है, आइडियली ऊपर और नीचे वाले टीथ कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं। राइट। जब हम बार बार थंब को अंदर बच्चा देके जाता है तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, तो वो ओवरलैप की जगह ऐसे वाइड गैप क्रिएट हो जाता है। ओके। तो बार बार वहां पर टंग आती है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा बोल रहा है और ठीक से बोल नहीं पा रहा, स्पीच प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके। स्पेशली एस रिलेटेड साउंड्स, दे गेट इंटरफेयर्ड। ये जो बच्चे कुछ ऐसे बोलते हैं, या ये Lip- क्या लिस्ट बोलते हैं ना लिपिंग, इसको? या
तो लिस्पिंग एग्जैक्टली इन्हीं चीजों की वजह से होती है? That is because of the improper tongue positioning. ओके। Yes. तो अगर एक बच्चे को हो रही है ये प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूं उसके लिए? सबसे पहले तो देखो अगर आप किसी बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास वो जाएगा। मेरे पास बीइंग एन ऑर्थोडोंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट से पेशेंट्स रेफर होके आते हैं, दैट वी हैव ट्रेन्ड हिम। हमने स्पीच थेरेपी बच्चे की करा दी, बट स्टिल समथिंग इज रॉन्ग। ओके। देन आई विल रीवैल्यूएट द डेंटिशन कि ओके। if that is hindering the speech or not. The lip positioning is ultimately, interconnected with the dentoalveolar structure, है ना? दांत अगर ठीक पोजीशन पे नहीं होंगे, अगर दांत सपोज दांत को यहाँ होना है और टंग यहाँ टच कर रही है, दांत इतना आगे है तो टंग और आगे होएगी। Obviously, the soft tissue follows the hard tissue. यस। So, in that case, you have to get the ऑर्थोडोंटिक्स फर्स्ट। ब्रेसेस आपको या ब्रेसेस या अलाइनर्स बच्चे को लगवाने पड़ते हैं in most Okay, cases. okay. Braces or aligners are very important topics for the parents to understand. So we will go with in real depth अभी थोड़ी देर में उसके बारे में. But before that, जब आप बता रहे हो कि लिस्पिंग, आप थोड़ा लिस्पिंग के बारे में बता सकते हो कि लिस्पिंग एग्जैक्टली होती क्या है? मतलब वो हो सकता है बच्चे को हो रही हो और हमें पता ही ना हो कि वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे ध्यान भी देना चाहिए. So what exactly is lisping? Lisping is whenever the child is speaking sounds like s, हम्म s, yes, so इस टाइप के साउंड्स लेता है, तो the tip of the tongue हम्म it touches on the palate. ऊपर की तरफ को, Yeah. right, on the roof of the mouth. Front, yeah, it will touch on the सा, yeah, so it हाँ बिल्कुल, it will those touch the palate on the interior side. ये वाली साइड आके आएगा। बट जब अगर ऐसी कुछ हैबिट बच्चे की हो, थंब सकिंग कर रहा है या कभी कभार बच्चे लिप भी सक करते रहते हैं, लोअर लिप भी सक करते रहते हैं, तो उसमें टंग की पोजीशन वहां नहीं टच होती, आगे और आगे दांतों के बीच में, अपर आगे ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में आ जाती है, ओके तो बच्चा ठीक से वॉइस नहीं निकाल पाता है। ओके। तो जो लोग मतलब जो ऐसे ऐसे एयर गैस पाता है जब करते हैं, एग्जैक्टली लिस्पिंग, बच्चा उसमें आपका सलाइवा ड्रूल होएगा उसका, राइट राइट राइट, बबल्स नहीं बना पाएगा। बिल्कुल वाटर इसमें हमारा एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज होती है वाटर होल्डिंग एक्सरसाइज। बच्चे को कहेंगे कि पानी आप भर के चेक किए, हम घर में भी बच्चों से पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों से क्या होते हैं? इसमें हम आपको किसी भी अगर पेरेंट ऐसा कंप्लेंट करता है, इफ यू वांट देम टू चेक एट होम, तो हम बच्चे को कहेंगे कि पानी भरो मुंह में, ट्राई टू होल्ड इट। अब वो ज्यादा देर रख नहीं पाएगा बिकॉज इज अ माउथ ब्रीदर, या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो ही विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट फॉर मोर देन अ मिनट। राइट, दैट इज एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज ठीक है, मतलब वो नोज से ब्रीथ नहीं कर रहा है, पहले वो रख ही नहीं पा रहा है माउथ। यस यस यस। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये कर सकते हैं। तो किस एज के बच्चे को ये रिकमेंडेड, जब वो समझ पाए? 3 to 4 इयर्स का बच्चा इजीली कर इजीली पाता कर है। पाता है। हाँ। और एक्चुअली मेरे को अब आपने जब लिस्पिंग बताना तो मुझे याद आया, हम सभी के ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिनको ये, हम लोग बड़े भी हो गए तब भी ये प्रॉब्लम थी, एंड इट कुड हैव बीन एक्चुअली क्योर्ड एट अ वेरी अर्ली स्टेज अगर इंटरवेंशन हो गई। हो गया। ओके मैम, आई वांटेड टू टॉक अबाउट बॉटल फीडिंग। ओके, तो बॉटल फीडिंग बच्चे में हम कर रहे हैं, एंड विच इज़ फाइन अगर हम 6-7 महीने के बाद मदर्स आर गोइंग, और like exclusive breastfeeding के बाद जो हम वीन करते हैं, so yes, a lot of people they do this. What are the ill effects of prolonged bottle feeding? Okay. So bottle feeding and thumb sucking have almost the same effect. Similar effects. Nighttime nighttime bottle feeding or breastfeeding. Okay. If we talk about, उसमें क्या है कि it has higher chances of caries. ओके, अगर नाइट टाइम में स्पेसिफिकली बॉटल Night फीड time. कर रहे हैं, यूजुअली क्या आदत होती है बच्चों की, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है तो द बेबी गेट्स कंफर्ट फ्रॉम द मदर कि वो ब्रेस्ट फीड रात को करता है, वो सो जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद बॉटल फीडिंग ऑल्सो, Yeah. कि एक बच्चे का नाइट रूटीन सेट हो जाता है कि रात को बॉटल से दूध पीता है और बच्चा पीते पीते सो जाता है। दैट इज द रेड फ्लैग। ओके, एंड व्हाई इज इट लाइक? वाई इज इट? बिकॉज सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव नहीं है, वो उस टाइम उसका सलाइवा उतना ज्यादा एक्टिविटी, सलाइवरी एक्टिविटी नहीं है। करेक्ट। तो जो मिल्क उसने इंजेस्ट किया, जो बॉटल से लिया, वो ओरल कैविटी में ही रह गया। पूलिंग हो रही है बस उसकी। Yes. ओके, Now that becomes the pool for bacteria to act on the teeth Yeah. and cause caries. ओके,
आपने मेंशन किया मैम कि रात को फीडिंग के टाइम पे आई मीन नाइट फीडिंग इज, बट जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसकी डेंटिशन भी नहीं है अभी, तो मतलब टिल क्वाइट सम टाइम कम पे पैड है है। ना, तो सिर्फ गम पैड्स हैं, सो देन ऑब्वियसली इट्स नथिंग ऑफ कंसर्न, बिकॉज छोटे बच्चे को तो हमें हर टाइम ही फीड करना पड़ता है अगर वो रो रहा है तो। आई वुड से कि आप शुरू से एक हैबिट बनाओ। एटलीस्ट अगर आप छोटे बच्चे को ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट देयर आर फिंगर पैड्स जो गम्स को क्लीन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप वो यूज़ कीजिए या एक क्लीन मस्लिन क्लॉथ ही यूज़ कर ठीक लीजिए। है ठीक है। बेयर मिनिमम आप बच्चे को एक, अगर आप बॉटल से दूध दे रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा पानी पिला दीजिए उसके बाद। ओके, कि बट ये एटलीस्ट तो मैं सब 6 मंथ्स के बाद ही कर सकता हूँ, क्योंकि 6 मंथ से पहले तो मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहा हूँ। तो 6 मंथ्स तक की टाइम के लिए अगर हम बात करें, सो डू यू स्टिल बिकॉज़ हम लोग बोलते हैं फीड ऑन डिमांड, आप है ना? फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल ही यही है। बच्चा रो रहा है या बच्चे को भूख लग रही है तो यू शुड फीड। सो इसमें तो मैं दिन और रात नहीं रेख सकता। हाँ, सो हाँ, यहाँ दैट इज़ तक नॉट पॉसिबल। है ना? उसमें हम बस इतना कर सकते हैं कि हम सुबह और शाम हाँ, एटलीस्ट गम्स को क्लीनिंग क्लीनिंग कर लें। क्लीन वो जो फिंगर ब्रशेज़ आते हैं, फिंगर ब्रशेज़ है, क्लीन क्लॉथ से भी, आप वेट क्लॉथ से भी मसलिन वाइप आता है करके आप कर लें, गुड। ठीक है। ओके। मैम, हम लोग इस सब की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक थीम बनाई और आप खुद ऑर्थोडोंटिक हो। सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट कि अगर बच्चे को ये सारे सिम्पटम्स हैं, कुछ-कुछ है जैसे लिस्पिंग हो गया, या हमने पता कर लिया भाई ये माउथ ब्रीदर है, या फिर छोड़ ही नहीं रहा थंब सकिंग करना, हुँ। मुझे समझ में आ गया। नाउ एट व्हाट स्टेज शुड आई ब्रिंग हिम टू अ डेंटिस्ट? मतलब व्हेन इट बिकम्स कि आपने बता दिया 2 साल का है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, सब पेरेंट्स सोचते हैं यार ये अपने आप कर लेगा बंद। बट एट व्हाट इज लाइक कि नहीं यार अब तो ले ही आओ, एट दिस स्टेज आई नीड टू इवैल्यूएट द चाइल्ड, और आपकी इंटरवेंशंस क्या होती हैं उस एज पे? ओके। बीइंग अ डेंटिस्ट, फर्स्ट डेंटल विजिट should be at the age of first year, 1 year, एट 1 ईयर ऑफ लाइफ। or when the first tooth erupts. ओके ओके। ठीक है? बट फॉर द ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन, जब पेरेंट को लग रहा है कि कुछ दांतों में गड़बड़ आ गई है, या कुछ ऐसा है कि फेस में कुछ गड़बड़ है, then the first consultation has to be at 7 years of age. Why do we say that? हाँ। Now 7 years तक we expect that most of the permanent teeth have erupted ओके, बाय 7 ईयर्स ऑफ एज। by 7 years, and by that age we can rule out certain things, or we can, catch hold of certain things, certain issues that can be corrected, जो बाद में जाके complicated treatment पेशेंट को ना कराना पड़े, ना ही एक्सपेंसिव, ना ही कॉम्प्लिकेटेड, ईजी फॉर द चाइल्ड। बाद में जाके कभी कभार एक छोटी सी चीज़ के लिए सर्जिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो टू अवॉइड दैट, 7 to 8 years इज़ द बेस्ट एज फॉर ऑर्थोडोंटिक, फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन। ओके, बट रियल रियल लाइफ में आपने क्या देखा कि मतलब जैसे मुझे तो नहीं याद कि मैं कभी भी बचपन में डेंटिस्ट के पास एज सच गया था, और आजकल मतलब कि अवेयरनेस ऑब्वियसली काफ़ी है, तो व्हाट डू यू थिंक रियली कि मतलब रियल सिनेरियो क्या है? लोग आते हैं लाइक बच्चे को फर्स्ट टूथ इरप्शन पे आते हैं आते हैं? फर्स्ट टूथ इरप्शन पे, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा अभी आते हैं, बट 7 to 8 years पे ब्रेसेस और अलाइनर्स के पेशेंट्स अब दे हैव स्टार्टेड टर्निंग आउट। नहीं, ये तो चलो कुछ प्रॉब्लम है हम लेकर आ गए, बट आप बोल रहे हो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ प्रॉब्लम देयर शुड बी अ रेगुलर चेकअप बाय एटलीस्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टूथ इरप्शन, या फिर एटलीस्ट 6-7 साल तक तो हो ही जाना चाहिए, राइट? तो है ऐसा अभी भी, मतलब लोग 1 year पे even now people are not that much, दे नॉट या not that much aware of. प्री स्कूल में अब हम वी हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग कैंप्स, कि हम वहाँ पर एक प्री स्कूल जो यूजुअली प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर हम बच्चों को पकड़ लें, ओके, क्या क्या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सो वी सेंड देम टू पेरेंट्स, वी सेंड द तो एक्चुअली स्क्रीनिंग एंड इन द स्कूल कैन बी अ वेरी बिग टूल, या है ना? मैम, अगर हमने इसको 6-7 साल तक पकड़ लिया, तो द द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, वो काफ़ी बेटर हो जाता है, बिकॉज़ यू आर डूइंग एन अर्ली इंटरवेंशन, डेफिनेटली डेफिनेटली, राइट? यस। बट अगर हमने नहीं पकड़ा, हाँ, अब ये भी बहुत कॉमन है कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन एंड द फैसिलिटीज़,
हमने नहीं पकड़ा 6-7 साल तक, 8 साल तक भी नहीं, 10 साल तक भी नहीं, 12-13 टीनेज में आ गया बच्चे। अब टीनेज में आके ना उनके फ्रेंड्स मिले और तब ये होता है कि अरे इसकी स्माइल अच्छी नहीं है, ये तो ऐसे बोलता है, ये इस तरह, तब वो एक कॉम्प्लेक्स आता है बच्चों में एंड दैट्स व्हेन दे कम टू द पेरेंट्स, दे से यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है एंड दैट इज प्रोबेबली व्हेन दे वांट टू एक्चुअली टेक अ पीयर प्रेशर ना। पीयर प्रेशर्स एंड एवरीथिंग। तो क्या उस टाइम पे आउटकम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना पहले हो सकता था? आउटकम अच्छे बुरे की मैं बात नहीं करूंगी, बट आई वुड से कि अगर हम उसे एक ग्रोइंग स्टेज में पकड़ लें, there are certain growth spurts, there are certain time ages when we can modulate the growth. We can do the jaw modifications. अगर jaw बाहर है या jaw पीछे है, हम उसको एक छोटे से appliance से जब ठीक कर सकते हैं। अब बच्चा आएगा after the growth is completed at 17 years 18 years, तब surgery would be the only option. वो तो तभी भी सकता है, आउटकम वो तभी भी देगा, राइट। बट जो एक चीज सिंपल से अप्लायंस से, वो एक रिमूवेबल अप्लायंस से आजकल तो ठीक हो जाती है, तो वाई टू डिले इट फॉर द बिल्कुल, लेटर बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स इट्स बेटर टू कंसल्ट एनीवे, ओके, राइट? राइट। एनी टाइम। मैम टीनेजर्स में स्पेशली अब हम उन वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको शायद ज़रूरत है किसी फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन की and now there are these two very popular things. One is like the braces, and मुझे नहीं पता if I'm saying this correctly, but then there are these invisible aligners जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है। एवरीवेयर यू सी these ads coming up and at home visits हो जाते हैं ऐप के थ्रू, दे से कि हाँ आप ऐप डाउनलोड करो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ऑल ऑफ दैट। सो इज इट जस्ट अ फैड या ये रियली हेल्पफुल चीज़ें हैं? और अगर ये हेल्पफुल हैं, क्या ये ब्रेसेस जो हम रेगुलरली, कि हम छोटे थे या इतने सारे सीरियल्स में वो मेटल वायर वाले ब्रेसेस, क्या ये उनसे बेटर हैं? ओके, इफ आई टॉक अबाउट इनविजिलाइन, दे आर प्रिडिक्टेबल एंड द आउटकम्स आर अमेजिंग। ओके, ओके। या बट ये काफी नए हैं ना हमारी मार्केट में अभी। नए तो नहीं बोल सकते, बट पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ। हाँ, has been 10 to 15 years. Oh, it was a long story, yes. But the advancements are happening, people are getting more aware, plus this social media marketing इतना ज़्यादा आजकल हो रही है। अब लोगों को पता लगने लगा है that Invisalign is a thing, और वो क्या क्या करता है। अभी तक we used to tell the patients कि this is a tray like thing, but people were not aware कि ट्रे क्या क्या कर सकती है। राइट। It is equally it gives good results as compared to the braces. Totally amazing, invisible, removable, जो भी कॉम्प्लिकेशंस ब्रेसेस में रहती थी, डाइट रिस्ट्रिक्शंस रहती थी, क्योंकि आप ब्रेसेस लगे में बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, यू आर नॉट एबल टू ईट योर फेवरेट फूड। इन अलाइनर्स यू कैन रिमूव देम, यू कैन एंजॉय योर फेवरेट मील। सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स, अलाइनर्स वो ट्रांसपेरेंट जो इनविजिबल हम बात करें, हम उससे रेफर करें, और ब्रेसेस हम वो वायर वाली चीज है जो हम ब्रेसेस, बचपन से हाँ, देखे। ब्रेसेस आर मेटल वायर्स, जो अटैचमेंट्स हर टूथ पे लगती हैं, वायर लगता है, बी इट मेटल और बी इट सिरामिक अटैचमेंट्स जो टूथ कलर्ड भी आती हैं, बट दोज आर विजिबली एविडेंटली विजिबल। बहुत एविडेंट है, ऑफ कोर्स। बहुत एविडेंट। इनफैक्ट बहुत सारे जब हम छोटे थे बहुत सारे सीरियल्स में स्पेसिफिकली वो दिखाते भी थे कैरेक्टर्स में, तो ये रिमूवेबल नहीं होती हैं। These are fixed. These are fixed. These are Only a dentist can remove them at a later stage. Yes, that comes with lot of restrictions. आपको हार्ड चीज नहीं खानी है, आपको स्टिकी नहीं खाना है, प्लस आपकी जो विजिट्स होती हैं उसमें कुछ भी पोकिंग वायर्स होती हैं, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी विजिट्स भी चाहिए होती हैं। सेम डज नॉट हैपन इन अलाइनर्स। रिमूवेबल होते हैं, दे कम्स विद सेट्स। आपने एक सेट 10 डेज नियर अबाउट 1 वीक या 10 डेज के लिए वेयर किया, देन यू शिफ्ट टू द सेकंड सेट, देन यू शिफ्ट टू द थर्ड सेट। आपने घर बैठे बैठे बस अलाइनर शिफ्ट करने हैं, ओके, ट्रेज लाइक। ओके। बट ये आपने बोला रिमूवेबल होते हैं। रिमूवेबल होते हैं, हम- हाँ। आपको बस व्हाइल यू आर ईटिंग एंड व्हेन यू ब्रश यू हैव टू रिमूव देम। रिमूव देम। अब मैं तो छोटा बच्चा हूँ, 18 नहीं 12-13 साल का, एंड आई हैव पुट, ये क्या सबसे छोटे बच्चे कितनी एज में लगा सकते हैं ये? 7-8 साल के बच्चे में Aligners you're talking? aligners I'm Yes, talking 7 to 8 years. 7 to 8. Yeah. Now let's say I'm a 7 to 8 year old kid and आपने मेरे को अलाइनर लगा दिए। अभी मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे को नहीं मन अभी, आप तो चले गए, मुझे आता है रिमूव करना, मैंने रिमूव करके रख दिए।
यहाँ पे वो जो एक ब्रेसेस में कंपलसरी था कि वो तो लगे हुए ही हैं, अब तो मेरे हाथ में आ गया कि मैं कब चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो इससे क्या इसके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। Patient compliance is a big thing in aligners. ओके, When we give the aligners, we ask the patient to wear it for good 18 to 20 hours per day. 18 to 20 Yeah. hours अगर वो आप डिले कर दोगे तो obviously the time will increase. time will increase. Okay. Yeah. And hygiene issues about these, क्योंकि हम निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, पहन रहे हैं, उससे कुछ No, no, nothing. that Removable है, you are brushing your teeth very nicely, जैसे आप पहले कर रहे हो. Hygiene issues I would say braces में ज़्यादा होते हैं because there are so many attachments. You have yes, to be very careful with the brushing. of course, right. So I don't want to like pinpoint out aligners as such, but is there a lot of cost difference between aligners versus braces? Yes. Okay. Aligners in a whole come with a lot of benefits. ओके, हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जा सकते हैं क्या कि जैसे अलाइनर्स, एक तो आपने बोला कि हर 10-12 दिन में आपको चेंज करना है, तो आई एम श्योर पीपल वुड बी गेटिंग पैकेज ऑफ अलाइनर्स टुगेदर, राइट, जो अपने घर पे रख लेते होंगे, तो यू नो जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज की आप थोड़े टाइम बाद चेंज कर लेते हैं, राइट, बट वहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे वो धीरे धीरे इट्स अ ट्रीटमेंट है. Just change it. Yeah. Yeah. That we have seen. The cost incurred for this whole treatment, can you just give me a comparison, like what was the braces cost Okay. अगर मेरे को करना When है we और talk about braces, these days braces start from around 35 to 40,000. ओके Okay, that is for the whole treatment, the whole duration. And if you talk about aligners, they are starting from 1.5 lakhs onwards. Invisalign. okay for the again for the entire duration of Yeah. treatment, Yeah. right, okay, that's almost like four folds cost Yeah. For folds, in the cost also, plus in the benefits also. in the benefits Yeah. also. Yeah. Okay, So people are, switching to aligners because of the comfort, basically. comfort, Which are- yes, of The course. child will see a 7 to 8 year child will come to me and I'll show him aligners that you have to wear these trays. He will very happily accept it. अगर मैं उसे ब्रेसेस दिखा दूंगी या मैं अब कहूंगी कि आपके तो ऊपर पैलेट में स्क्रू लगेंगे और उसको टाइट करना पड़ेगा, डर ही जाएगा पहले तो, वो ऑब्वियसली डर जाएगा. वो कहेगा कि ये क्या मुसीबत आ गई मेरे सिर पे. और कॉस्मेटिकली एक अलग एंगल आएगा, बिल्कुल, वो kids are very teasing, temporary, discomfort and everything that will happen. yeah, that will be. Yeah. I mean, it's a very nice invention actually if you think about it, the confidence of kids and everything. That's great. आप एडेनॉइड फेसेस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो एक बार आप थोड़ा सा उसके फीचर्स डिस्क्राइब कर सकते हो क्या होता है और वो क्यों होता है? ओपन ब्रीदर्स, अगर ओपन माउथ ब्रीदर्स जो हैं उनकी वजह से अगर हैबिचुअली वो अपने मुंह से ही ब्रीथ करे जा रहा है बच्चा, नोज को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है, so then it becomes like an adenoid faces. Can you tell me a little bit about the features of that? Features would typically be a long face. उसमें आपका जो लोअर थर्ड होता है फेस का, दैट वुड बी elongated. टिपिकली ऐसा फीचर रहता है. वी कॉल इट अ डोलिकोसेफेलिक फेस. इन दैट उसमें आपका जो मैंडिबल होगा यूजुअली लार्ज साइज होता है. मैक्सिला भी मैंडिबल बेसिकली ये आपका नीचे वाला elongated हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा. Sometimes the dentofacial structure, dentoalveolar, अंदर जो दांतों का अरेंजमेंट होता है, that can lead to open bite also. अच्छा, मतलब गैपिंग आ जाएगी आपके दांतों के बीच में. हाँ ओके, हाँ, that happens usually. उससे फिर क्या होगा, जो आपका जो बच्चे का pharyngeal जो ब्रीदिंग जो पाथवे है वो हैम्पर होता है. और ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता हाँ हाँ हाँ, obviously the child is snoring at night है. अच्छा, and may also lead to obstructive sleep apnea. ओह! तो मतलब बेसिकली इनफैक्ट मैम इसमें ये भी अब क्योंकि अगर उसकी नींद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, सो ऑल्सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि वो उसकी स्लीप अच्छे से नहीं हो रही, दे स्टार्ट फॉर्मिंग दिस टिपिकल डार्क आईज़, ये क्या बोलते हैं ना इसको, डार्क सर्कल्स अराउंड द आईज़, और ये फीचर बहुत टिपिकली, क्योंकि बच्चों में नॉर्मली ये नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए. Yeah, they have that उनका जो सॉकेट होता है ना, हाँ, the- तो थोड़ा अंदर yeah, exactly that kind of थोड़ा सा अंदर को चला जाता है तो डार्क हाँ, सर्कल्स आ जाते हैं. वो रहता है. एंड दिस इज आइडियली बिल्कुल एकदम रेड फ्लैग दैट दिस इज द टाइम, प्लीज टेक हिम टू अ डॉक्टर, Yeah. उसको दिखाओ उसको, एंड इट इज हाईली प्रिवेंटेबल एक्चुअली. Yes, it is. मैम, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ब्लीडिंग कम्स इन छोटे बच्चे. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट infancy onwards.
और थोड़े से टीनेजर्स में कब होता है या स्कूल गोअर्स में होता है, क्या मतलब क्या क्या कॉजेज होते हैं, एंड व्हेन शुड बी पेरेंट्स बी अलार्म्ड? ओके, ब्लीडिंग गम्स सबसे पहले तो हार्ड ब्रशिंग से हो जाता है. Whenever the child is even I think whenever the child is brushing harder or he's using a hard brush या फिर वो mechanically hard force use कर रहा है, ओके. उससे bleeding gums हो जाते हैं. Second is the major causes gingivitis, inflammation of gingiva, जब वहाँ पे plaque accumulated है, बच्चा ठीक से ब्रश ही नहीं कर रहा है, अच्छा. उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है. ओके. ओके. Yeah. Then this gingivitis is also, related to so many factors कि प्लाग नहीं है, क्लीन कर रहा है, बट कुछ और डेफिशिएंसी है बच्चे को. ओके. विटामिन सी डेफिशिएंसी है, बेसिकली विटामिन सी डेफिशिएंसी से हो जाता है, या कुछ बच्चा मेडिकली Some hormonal imbalance. hormonal imbalance, और he or she is taking some medication, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स ले रहा है या साइकियाट्रिस्ट ले रहा है, उसकी वजह से भी उसके गम्स ब्लीड करने लगते हैं. Okay. So there are so many factors related to that. Right. Yeah. Right. And then there is something called as pyorrhea. If you Pyorrhea. So, can you tell me a little bit about that? Pyorrhea or periodontitis is the advanced stage of gingivitis. Gingivitis is swelling of gingiva or gums is called gingivitis. बिल्कुल. जिंजिवा कौन सा एरिया होता है Gingiva is the pink area. जो Gums. टीथ के ऊपर है, Teeth जिसको हम गम्स बोलते तो इसको गम्स बोलते हैं. उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है या इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं. हैं. ठीक है. When it advances to the next level, साथ में पस इन्फेक्शन हो गया है, दांत हिल रहे हैं, मोबिलिटी आ गई है, many more other factors, then it leads to periodontitis, that is called pyorrhea. Pyorrhea in the layman term. पायरिया ना, इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे जब आप बहुत बारी ना टियर 3 और थोड़ा सा रूरल एरिया में, पायरिया इज अ वेरी कॉमन टर्म दैट दे आर यूजिंग फॉर एनीथिंग कि हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है ना, अरे तुम्हें तो पायरिया हो गया. सो आई वाज टेलिंग हिम, ये मुझे बोल रहा था वी नीड टू मेंशन इट. मैंने बोला बट इट्स वेरी रेयर, आई मीन कंसिडरेबली रेयर देन द अदर टू, एंड दैट इज एक्चुअली आई वाज टेलिंग हिम पेरिडोंटाइटिस. बोलता नहीं सर, बट ना इस टर्म को हम ऐसे यूज कर लेते हैं, हल्की सी ब्लीडिंग होती है तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू clarify कि every bleeding in the mouth and the gums is not is pyorrhea. more likely not at all Definitely not. और बच्चों में कम देखने को और मिलता है, कम देखने- especially in the urban areas. Pyorrhea is not that Not much seen. Yeah. common. Right. Ma'am, between the night feeding and chocolates, which one is the worst बच्चों के लिए? Both are worse, but I would choose the night feeding. Night feeding, right? Yes. Again for the similar reasons that we Again, were talking Yeah, similar. earlier, है ना? रात को बच्चे को बिना ब्रश कराए नहीं सो सकते. नहीं सो. नहीं सुलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए. And this is just a habit, है ना? This is just a habit. मैं बच्चे की habit बनाऊं कैसे ऐसे? My son is 3.5 years old. उसको पता है कि मम्मा अगर नाइट सूट पहनाएगी रात को तो ब्रश भी कराएगी. Yes, तो उसमें मम्मा ब्रशिंग रह गई है. So you have to start from the scratch. वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि that is a routine. That's a routine. And for that you need to brush. I was about to say that. मैंने अपनी डॉटर में ऐसी ये हैबिट डाली थी. अच्छा, तो मैं ना रात को बहुत बार मिस कर देता था टू ब्रश माय टीथ, एंड मेरी आदत वापस इसलिए आई क्योंकि आई वांटेड टू पुट दैट इनटू माय डॉटर, तो आई यूज्ड टू डू इट विद हर, सो इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ रिचुअल आल्सो फॉर अस. Parents are the role model. They are the role models. I always say that your kid is not going to learn things that you're going to tell them to do. They're going to learn things that you are doing. Absolutely. So just be a mirror. That's all. They'll watching them. Absolutely. बच्चे हैं, स्टार्टिंग में तो बेबी टीथ आते हैं और फिर वो गिर जाते हैं. सो व्हेन बेबी टीथ एनीवेज फॉल, व्हाई डू दे इवन मैटर? लाइक हम क्यों उस टाइम पे खाने देते हैं उनको, कुछ भी खाना खा रहे हैं तो, बट वी डोंट, राइट? फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ दैट डेंटल हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई डू मिल्क टीथ और बेबी टीथ आर सो इंपॉर्टेंट व्हेन दे फॉल एनीवे? Okay. So I would start with the importance of milk teeth for them. बच्चे के दांत हैं, दूध के दांत हैं, कब तक हैं वो? जब तक परमानेंट टीथ नहीं आ रहे हैं. मतलब दैट इज अराउंड 6 to 7 years of age जब परमानेंट टीथ आने स्टार्ट होते हैं. और जब हम पूरा डेंटिशन बोलते हैं कि सारे परमानेंट टीथ आ गए, दैट गोज टिल 13 to 14 years. मतलब आपने बच्चे के दांत 13 से 14 साल तक संभाल के रखने हैं. ओके.
Okay. आप उसको ऐसे अवॉइड कर दोगे तो वो 13 से 14 साल जो बच्चे की डाइट कॉम्प्रोमाइज होगी, वो ठीक से च्यू नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ओवरऑल हेल्थ जो उसकी कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक से च्यू नहीं कर रहा है, डाइजेशन इश्यूज बिल्कुल, होंगे, absorption नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड सो ऑन। बिल्कुल। तो वो सब आप उसको You are opening a gateway for that. ऑब्वियसली। Right. नंबर 2, दे आर एक्टिंग एज स्पेस मेंटेनर्स। Mm-hmm. बच्चे के जो दांत होते हैं, फिर आप ऑब्जर्व, बच्चों के दांत में ना छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, Mm-hmm. बहुत टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, Correct. देयर आर लिटिल स्पेसेस। Yeah. तो those spaces and those arrangement of primary teeth are necessary for the permanent teeth to come in the right position. अगर आप उनको ठीक से मेंटेन करोगे तो जो आगे आने वाले परमानेंट टीथ है वो भी अपनी सही जगह पर आएंगे। और अगर उसमें मिल्क टीथ में फॉर कुछ ट्रॉमा, चोट लग गई या कैविटी हो गई, आजकल बच्चों के आगे के सारे दांत ब्लैक ऐसी ब्लैक या ब्राउन हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो परमानेंट टीथ की इरप्शन है उसको हिंडर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है कहीं ना कहीं, और उसमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, प्लस उनकी जो इरप्शन जो सीक्वेंस है आप उसको खराब कर रहे हो। थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से आगे आने वाला इतना लंबा टाइम आप बच्चे की जो ग्रोथ है पूरी की पूरी डिस्टर्ब कर रहे हो। बिल्कुल Yeah. एक्चुअली हम बात कर रहे थे इस डेंटिशन वाले और एक जो बच्चों की हैबिट होती है इज टू ईट शुगर और शुगरी ट्रीट्स। हाउ मच शुगर इज एक्चुअली बैड, लाइक हाउ मच शुगर इज एक्चुअली, मैं तो ये मानता हूँ शुगर इज जनरली बैड, बट हाउ मच शुगर इज टू मच शुगर फॉर किड, अगर मैं ऐसे पूछूं तो। ओके, सी आई ऑलवेज से कि बच्चों को आप शुगर खाने से नहीं रोक सकते, we can only modify their diet. And again, if we go by the American rules, American Association of Pediatrics say that up to 2 years, 2 साल के बच्चों में शुगर देनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल 1-2 साल के बच्चों में शुगर इज अ बिग नो। उसके बाद अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है उसको आप शुगर दे रहे हो तो 25 ग्राम्स इज ओनली एडवाइजेबल। इससे Okay. ज्यादा शुगर आपको एक दिन में तो नहीं देना है। 25 grams I think is the sugar, and I think salt का भी कुछ एक होता है ना, शायद 5 grams is salt या 2.5 grams, कुछ तो ऐसा होता है। I'm forgetting that. We'll put that in the comment, I mean in the intro section, okay? So 25 grams कितना हुआ, मतलब just 2-3 teaspoons. हाँ, आप पूरे दिन में उसको 6 चम्मच शुगर दे सकते हो। तो I think 6 teaspoons 6 टीस्पून और बच्चा तो कितना गुना ज्यादा लेता है एक्चुअली इसके। बच्चा कितना नहीं, उसमें आपका जो शुगर्स कौन से इंक्लूडेड है, फ्रूट वाली शुगर नहीं उसमें इंक्लूडेड है, जो नेचुरल शुगर्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो ये कैंडीज खा रहा है, बस कैरेमल्स खा रहे हैं, बिल्कुल ये सारा जिस एक्चुअली जो सारी चीजें खा रहे हैं मोस्टली तो वही है, so we need to really be also now since we're talking about sugars and हम बच्चों से टीनेजर्स पे आ जाते हैं और इधर छोटी टॉफीज से हम आ जाते हैं सोडाज एंड you know these energy drinks. How bad are they for your teeth? फॉर टीथ। ओके And हाँ। in general if you want to talk about. ओके, अगर मैं सिर्फ टीथ की बात करूं, जो हमारा टीथ का जो आउटर लेयर होता है इनामल, उसको ये सोडा और जो फ्रिजी जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो अटैक करते हैं, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक दैट इज अ गुड इनविटेशन फॉर दोज बैक्टीरियाज। Okay. तो वो बैक्टीरियाज और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। अब माउथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ उसने जो इनामल की लेयर है उसे इरोड कर दिया, Right. Right. वो इरोजन्स होती जाती हैं और जो टीथ होता है वो सेंसिटिव होता जाता है। तो अगर आप ज़्यादा बेवरेजेस ले रहे हो, फ्रिजी ड्रिंक्स ले रहे हो, तो अल्टीमेटली सारी जो लेयर्स है वेयर ऑफ हो जाती हैं और आपकी सेंसिटिविटी इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी उसमें ये बताया था कि द रेट ऑफ इरोजन मतलब ऑफ योर इनामल ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है उन टीनेजर्स में जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं वर्सेस जो टीनेजर्स नहीं पीते हैं ये सब चीजें। एब्सोल्युटली। एंड तो इनामल अगर लॉस हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा आगे? इनामल इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन अ बॉडी, Yeah. बोन से भी ज़्यादा हार्ड। दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। Yes. Enamel, our teeth has 3 layers basically: enamel, dentine and pulp. Pulp is the soft tissue जो अंदर nerves हमारी blood vessels होती हैं उसको हम pulp बोलते हैं। तो ऊपर की लेयर अगर चली गई
तो नीचे की लेयर्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? वो सेंसिटिविटी और ये सब जो यू हैव टू प्रॉब्लम सेव दैट फॉर लाइफ टाइम। आपको उन्हीं दांतों से खाना है और उन्हीं दांतों का सारा एस्थेटिक्स कम लेटर, पहले तो फंक्शन आएगा। बिल्कुल, आप खा ही नहीं पाएंगे दांतों से। बिल्कुल। और दाँत अच्छे रखने हैं तभी अच्छा खाना है। एंड स्पीकिंग ऑफ गुड फूड, हम हमेशा बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट। या अगर मेरे को सिर्फ दाँतों के स्पेसिफिक में डाइट की बात करनी है, व्हाट इज़ गुड फॉर माय डेंटिशन और व्हाट इज़ गुड फॉर माय ओरल हाइजीन, नहीं इनफैक्ट ओरल हेल्थ या डेंटल हेल्थ, सो किस तरह का खाना होगा ये? ओके, ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था, लो शुगर डाइट इज़ अ वेरी प्लस प्लस प्लस। अगर सिर्फ मैं टीथ की बात करूं तो टीथ की जो हमारी जो इनामल की जो डेवलपमेंट में चाहिए होता है आर बेसिकली कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम रिच फूड एंड विटामिन रिच फूड जो भी आपके डेयरी से आते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए और आपके नट्स और ये जो सीड्स होते हैं उसमें विटामिन डी भी है, प्लस साथ में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। राइट। These all are very necessary for the development of the teeth in the developmental stage। तब अगर आप बच्चे को दे रहे हो विटामिन डी तो लेटर स्टेजेस में भी ऑब्वियसली चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, बट दीज स्पेसिफिकली दीज आर वेरी गुड फॉर द वेरी गुड। या इन द ग्रोइंग एज। या हम लोगों ने स्टार्ट किया था एकदम छोटे से बच्चे से, भी स्टार्टेड विद थंब सकिंग एंड एवरीथिंग। अब हम करते-करते ना टीनेजर्स पे आए, टीनेजर्स के बाद अकल आ गई। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट विज़डम टूथ। एंड विज़डम टूथ के बाद मैम मेरे को याद है आई वाज़ इन माय मेडिकल स्कूल, या शायद तब था या फिर शायद मेरी तो बहुत बाद में अकल आई थी। आई थिंक आई वाज़ डूइंग माय रेजिडेंसी। आई हैड इम्पैक्टेड विज़डम एंड दैट वाज़ माय लिटरली, बोलना तो नहीं चाहिए इस शो पे, बट दैट वाज़ माय लिटरली फर्स्ट विज़िट टू माय डेंटिस्ट। सो दैट मेरा फर्स्ट विज़िट तो बहुत ही बाद में हुआ। बट अगर हम विज़डम टूथ के बारे में बात करें, तो एक तो सबको आते हैं विज़डम टूथ, नो, नॉट नाउ। ओके। और अगर सबको नहीं आ रहा है तो वो वाले कौन से बच्चे होते हैं जिनको फिर वो दर्द होता है उसमें, और मतलब क्या सिम्टम्स हैं विज़डम टूथ के जब वो ओके एरप्ट करते हैं? ओके, wisdom tooth not always will cause you problem। Okay. इट इज़ अ प्रिवेंटेबल थिंग अप टू सम एक्सटेंट कि उसका पेन आपको ना हो। समटाइम्स इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट इट एक्सट्रैक्टेड स्ट्रेट अवे। समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभार आपको देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड रेगुलर विजिट्स, डेंटल चेकअप्स एंड डेंटल स्क्रीनिंग ऑफ दैट थिंग कि ये टूथ आएगा या नहीं आएगा, विजडम टूथ इरप्ट होगा या नहीं होगा। मतलब मैं रेगुलर ऐसे विजिट्स, 16-17 ईयर्स पे डेंटिस्ट के पास जाऊँ, पूछूँ कि आपका एक एक्सरे से क्लियर पिक्चर हो जाती है कि ये टूथ आएगा या नहीं एट आएगा। व्हाट एज डू यू रिकमेंड दिस एक्स-रे? 18 years in females and 25 years in males is the age when wisdom tooth erupts. Is the ओके, age विज़डम कम्स वेरी लेट इन मेन, हाँ? ओके। by that time they erupts। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है देन यू नीड, उससे पहले फर्स्ट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप डेंटल चेकअप रेगुलरली कराइए। और अगर हमने उसको कैच होल्ड कर लिया, विजडम टूथ है सपोज, ठीक है, हम उसमें आप देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये टूथ आएगा, इरप्ट होगा या नहीं होगा। ओह! ओके। ठीक है, in few cases we advise that get that extracted, it will cause you problem। in few cases we'll say that you need to maintain the hygiene। आप hygiene maintain करो, you can avoid any swelling, any inflammation। कुछ भी उसके अंदर oral hygiene आप maintain करो, उसमें कुछ भी problem नहीं आएगा। ओके। मतलब आप एक्स-रे को देख के बता दोगे कि या तो इसको हटवाना पड़ेगा Yeah। और या इसमें सिर्फ आप नॉर्मली ये कभी कभार वो अपने आप से उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है जितनी प्रॉब्लम आपकी पुअर ओरल हाइजीन क्रिएट कर देती है। हाइजीन कर देती अगर बार बार वहां पर एक खाना फंसता जाएगा, वहां पर फूड एक्यूमुलेशन होता रहेगा, कैविटी हो जाएगी, है। राइट, other राइट। other problems, swelling and pus inflammation, everything, it is a sequelae। पर अगर आप बोल रहे हो कि एक्स-रे में जब हमने देखा और वो दाँत अभी इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको तो पता चल गया आएगा, और आप सजेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे कि इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट इट रिमूव्ड, यस, तो क्या आप इसी स्टेज पे रिमूव करते हो या जब वो इरप्ट होगा तब रिमूव करोगे आप? इरप्ट होगा ही नहीं ना। अच्छा, वो फँसा हुआ है। देर आर डिफरेंट पोजिशनिंग्स ऑफ विजडम टूथ इम्पैक्शन। अगर मुझे दिख रहा है कि वो बाहर ही नहीं आएगा,
चाहे 16 साल वो बस प्रेशर ही देता हाँ, रहता है। चाहे 16 साल पे, चाहे 25 साल पे, वो बस प्रेशराइज़ करता रहेगा और वो आगे मुझे ये भी पता लग रहा है कि वो आगे वाले टूथ को भी डैमेज कर देगा। तो आई विल एडवाइज़ इट टाइमली, गेट दैट हाँ, आगे वाला दाँत ना खराब हो। Okay. That is very simple actually when you put it that It's way. very simple. We have too much advancements now. 2D scans हैं, 3D scans हैं, and we get a very clear picture of these impacted teeth. That's right actually. मैंने actually आपके इससे ना 4 चीजें लिखी. Thumb sucking is cute only till 2 or 3. After that, it's changing the jaw, Yeah. right? And then I also wrote mouth breathing doesn't just affect teeth, it can change a child's entire face. Of Nice. course. Also, I wrote if gums bleed, it's your mouth's SOS signal. You should definitely, है ना? एक और चीज लिखी थी braces or slash aligners. Braces or aligners are not just about straight teeth, they're also about confidence. Right? Absolutely. And so much thankful that you came today, and we had such an insightful talk. I'm sure people will love it. If there's just one message that you want to give, what would that be? I would say being an orthodontist, the dental health is the most neglected thing, even now in India. Parents should get the checkup done very timely. जैसे हमने डिस्कस किया 1 years in little ones and 7 years for the orthodontic consultation is the best age. Please get that corrected because little things, because there's so many diet modifications and so much of lifestyle changes. आप अपनी हेल्थ के साथ अपने बच्चों की हेल्थ कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने नहीं किया था तो इन बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है. Please don't do that. Only thing I would say. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dr. Prerna Pahuja, for sharing such valuable insights with us today. And a big thank you to all our viewers for joining us on the Dr. Dad Talk Show. We hope you found this conversation helpful in understanding your child's dental health better. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more expert guidance on parenting, health, and child development as well. See you in the next episode then.